अच्छा हम आंसर की दिला देंगे, ठीक है, बैठ जाओ। डाइजेस्टिव कहां तक बता दिया था आप लोग को? गुड मॉर्निंग सब लोगों को। क्या पढ़ाए थे तुम लोग? बताओ बाबू, वहां चोट लग जाएगा बाबू, उस तरह से बैठ रहे हो लोग तो फिर। ये इधर को नहीं गधा, देख तुम गधा, एक लाइन छोड़ के बैठो। लड़की सब प्लान बना के बेहोश होती है एकदम कि आज फिर होना है तुमको, कहीं आज तुम हो जा, परसों हम होते हैं। निकलेगी कैसे वहां से? इतने एक सीध रखिए, हमेशा एक एग्जिट रास्ता छोड़ा कीजिए। इधर बैठ जाओ गधो, यहाँ पे कहाँ पे बैठे? देखो इसको, तुम ये पूरा पागल है ये। देखो इसको कहा टहले गए। नया नया आया था ना, तो ये आके हमसे शिकायत कर, तुम ही था ना नया नया, हमको बैठने को नहीं मिला। 6 महीना हो गया इसको लिए हुए, ज्यादा ही हो गया। आगे कहाँ बैठे, एडमिशन ले लिए लोग। अब समझ में आ गया? हम तुमको क्या बोले थे कि कुछ दिन रुक जाओ, अपने समझ में आ जाएगा। बेचारा इसको लगा कि कहीं पढ़ा होगा पहले, इससे पहले एडमिशन लेने के बाद ऐसा इज्जत होता है कि अरे बैठिए बैठिए, ये बैठिए यहाँ बैठिए, एडमिशन हो गया, बैठाओ इनको। ये बेचारा वैसे ही वाला दिमाग था। आज देखो बेचारा आराम से ढल जाओगे। पता नहीं कि हम जिस दिन फर्स्ट क्लास लिए थे ना अपने यहाँ पटना में, उस दिन 5 से कम लड़के होंगे, सब 4-5 थे सब उसमें। उसके बाद से मतलब 1 हफ्ता तक ही जीवन में वही शांति से क्लास था। 1 हफ्ता बाद वो भी क्लास भर गया। एक ही हफ्ता में 5-6 से के बाद 20-25 में 50-100-200 1 हफ्ता में अंदर भर गया। उसके बाद आज तक ये सोचते रह गए क्लासरूम बड़ा करेंगे, शांति से रहेंगे, कभी नहीं हुआ है। कितना भी बड़ा करते, अभी 2 और हॉल ले रहे हैं, मतलब इतना उसको भी भर ही जाएगा आप लोग का। लेकिन खुशी बस इस बात की होती है कि भारत अब पढ़ रहा है। समझ में आ गई ना? कोरोना के बाद शिक्षा के और महत्व बढ़ गया। कोरोना के बाद और एक चीज और फायदा हुआ ना कोरोना के बाद, लोग अब लड़का लड़की में उतना भी अब नहीं, आप पढ़ा रहे हैं लोग आराम से। और लड़की लोग, अगर आप लोग खाली हाथ लौटी ना, तो जीवन में आप लोग को हमेशा याद रखिएगा, उन लड़कियों का भी गुनहगार आप ही होंगी जिसके माँ बाप आपको देख के गांव से यहाँ पढ़ने नहीं भेजे। गई तो थी पढ़ने, कौन ची हो गया यहाँ पे, आराम से नाश्ता करके उठेगी, सब खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएगी, जैसा मिलता है बस पेट भरा रहना चाहिए। पूरा जी जान लगा क्या करना है, पढ़ाई कर, खाली बैठते रहे, प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए, कोशिश कीजिए एक दूसरे को समझाएं पढ़ाते समय। जैसे टीचर कैसे समझाता है उस तरह से कि किस स्टूडेंट और टीचर के ग्रुप डिस्कशन में क्या अंतर होता है। स्टूडेंट मिलेगा जहां से क्वेश्चन पूछना चालू कर देगा कहीं से, और जब हम लोग आपको पढ़ाते हैं देखते हैं एक लेवल में क्वेश्चन उठता होगा, होता है कि नहीं, धीरे 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 उस टाइप का। तो ये कब होगा? जब आपको पूरे चैप्टर पे कमांड है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये चीज आसान है, पहले ये फिर ये फिर ये। रैंडम पूछ रहे हैं इसका मतलब आपको खुद ही चैप्टर पे कमांड नहीं है। समझ में आएगी नहीं क्या? तो उस एकदम सीरियस होके एक दूसरे को पढ़ाते रहिए, क्योंकि जो दूसरे का मेहंदी लगाता है उसके हाथ खुदे लाल हो जाता है। हम लोग क्या अपने लिए रिवाइज थोड़ी किए हैं, अपने से थोड़े ना आदमी रिवाइज करने, आप ही लोग को पढ़ाते रहता है, रिवाइज हो गया। अब जैसे बायोलॉजी चला, 4-5 महीने आदमी बायोलॉजी, अब दूसरा बैच आएगा, टाइम लगेगा, पूरा का पूरा इसी में रिवाइज हो गया। होगा कि नहीं हो गया? चलिए अब हम लोग श्वसन आपको पढ़ा दिए थे, हाँ, और बाह्य श्वसन हो गया था, मतलब फेफड़ा तक हवा पहुंच गया था। बताइए, नासा छेद, नासा कपा, फायरिंग्स, लैरिंग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली। यहां से ये तो ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया किस में बढ़ जाता है? ब्रोंकाई में। क्या हो गया ये? ब्रोंकाई। ये तो लंग्स हो गया। लंग्स के टोटल लोब कितने होते हैं? कितने लोब? राइट में, लेफ्ट में। अच्छा, एक छोटा क्यों होता है? आइए छोटे छोटे क्या है साहब? ब्रोंकियोलिस। इन गुच्छों को एल्वियोली। ऑक्सीजन कहाँ आता है? ब्लड भी कहाँ आता है?
हवा से ऑक्सीजन की पहचान ब्लड में कौन सा अंग करते हैं? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन को पहचानेगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 100 ml अगर ब्लड लेते हैं तो उसमें लगभग 14 ग्राम आपका क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और महिलाओं में 12 से 13 ग्राम। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम। तो आयरन जो होता है उसी से बनता है हीमोग्लोबिन। तो महिलाओं में आयरन की भी कमी होती है, इसलिए आप आयरन की कमी होगी तो शरीर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तगड़ा, आयरन के वजह से दम भी तो रहता है। अब किसी आदमी का एक घूंसा पाइए और किसी महिला का एक घूंसा पाइए, महिला मारने के बाद अपने छटपटाने लगेगी नहीं समझा? आदमी एगो हुमचेगा ना, अगर उसको एगो मौका दिए तो एक को बैठा देगा। दम लगा लिया तो बचपन में आदमी कैसे रुक दे दिया। यहाँ पे आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एलवीएलई वगैरह समझ में आ रहा है? डायफ्राम सांस लेने और छोड़ने में मदद करता। सांस लेने छोड़ने में मदद कौन करेगा? डायफ्राम। डायफ्राम जरूरी है या नहीं है? डायफ्राम बहुत ज्यादा जरूरी। डायफ्राम नहीं तो मर गया आदमी, काम खत्म। गर्भवती महिलाओं में डायफ्राम के साथ रिब्स। डायफ्राम उतना काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसे नीचे जाने के लिए जगह नहीं मिल पाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, देखिए हीमोग्लोबिन ना वो ऑक्सीजन को भी ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले। जब वो यहाँ हम जो सांस लेते हैं वो पूरा एयर कहाँ जाएगा? एल्वियोली में। कहाँ जाएगा? और ब्लड कहाँ आएगा? एल्वियोल। और फिर यहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ ले जाएगा? शरीर में। यहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर में, और शरीर से CO2 कहाँ लाएगा? एल्वियोली में। और फिर यहाँ से क्या ले जाएगा? ऑक्सीजन लाएगा। क्या? CO2 ले जाएगा, ऑक्सीजन लाएगा, CO2 ले जाएगा। तो नाम क्या होता है? जब ऑक्सीजन ले जाता है तो उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब CO2 वापस लाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या दिक्कत है? कार्बन डाइऑक्साइड लाया तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ले गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं समझ आया? क्या हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन पूछा रहता है आप। अभी कई बार आप लोग से कुछ क्वेश्चन लंग से पूछेगा, आप फंस जाइएगा। कहेगा कि दिल में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। इनमें से कौन सा चैम्बर आखिर ब्लड को फेफड़ा में भेजा? क्या दिक्कत है? जब दिल पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। नहीं समझे? अभी अगर हम आपको हृदय पढ़ाने लगे पगला जाएंगे। जब हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे देखने भी नहीं गए थे फेफड़ा को क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बायोलॉजी की यही सबसे बड़ी कारण, क्योंकि बायोलॉजी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारा पूरा ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अकेले तो कोई किसी काम का नहीं है यहाँ पे। अगर आप किताबों में क्या किया ना, कनेक्टेड है तो कनेक्ट करके पढ़ा दिया। अरे भैया सब पढ़ लेंगे तो अपने से कनेक्ट कर लेंगे। नहीं समझ आया? काला खस्सी से पहले वाले बैच में कहाँ था? दूसरे हॉल में था। तुमको हम याद कर रहे थे, सुना था। अच्छा उसी लिए तुम नीचे आया काला खस्सी अच्छा लड़का। हाँ लड़का तो अच्छा होता ही है। बहुत जल्दी लड़की सब कोई बात बहुत अजीब लगता है, अंदर में बहुत चुभता है, हाँ? नहीं समझा भैया? कितना इन सबको अजीब लगता होगा। पूरे जगह पे देखिए ना, हम लोग के स्कूल में बाप रे बाप, हम लोग अगर थोड़ा सा गलती करेंगे टीचर लोग अपने को बाहुबली समझ के पीटता था। धाए धाए। और लड़की सब नहीं पढ़ के आई लाद। समझ में आ गया? लेकिन जब से हम आए ये भेदभाव खत्म। जितने न्यूटन के बल से लड़का पिटाएगा उतने ही न्यूटन के बल से लड़की भी पिटा जाएगी। दोनों बराबर पिटाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कोई भेदभाव नहीं होता। हालांकि लड़का सब सीधा होने के बावजूद पीट देते हैं हम उन सबको। आगे बढ़े, बताइए फेफड़ा का काम समझ में आ गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या ले जाता है? ऑक्सीजन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हाँ बताइए क्या ब्लड डायरेक्ट फेफड़ा में आता है कि पहले दिल में? पहले दिल। और दिल किसको देता है? फेफड़ा। फेफड़ा से क्या लेता है? ऑक्सीजन। और फिर यहीं से शरीर में चल जाता है कि फिर दिल में, फिर दिल में। और फिर दिल किसको भेजता है? शरीर को। और शरीर से फिर कहाँ जाएगा? दिल में। और फिर फेफड़ा, फिर दिल, फिर शरीर। 4 गो काम है। देखिए कैसे, एक बार शरीर से आया ब्लड, फिर गया दिल में। एक बार शरीर से आने के लिए एक रिसीविंग चैम्बर,
फिर एक पंपिंग चेंबर जो कहां पंप करेगा, फेफड़ा में। फिर फेफड़ा उसे शुद्ध किया है तो शुद्ध ब्लड का रिसीविंग चेंबर, और फिर एक शुद्ध ब्लड का पंपिंग चेंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने चेंबर होते हैं? अच्छा, हल्का हल्का आपको फील हो रहा है ना कि 4 को क्यों है? शरीर से जितना कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो एक स्टोरेज चेंबर में आएगा, उसके बाद डगर के वो छोटे पंपिंग चेंबर में जाएगा जो ढकेल के बस कहां पहुंचा दे, फेफड़ा। फेफड़ा से क्या लेगा, ऑक्सीजन। अब वो शुद्ध ऑक्सीजन वाले पंपिंग किस में आएगा, स्टोरेज चेंबर में। अब फिर कहां जाएगा, हैवी पंपिंग चेंबर में, क्योंकि अब की बार उसको बस फेफड़ा नहीं पहुंचाना है, पूरा शरीर पहुंचाना है। समझ में आ गया कि नहीं? तो कितने चेंबर, 4 का काम नहीं समझ में आ गया? हार्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत हद तक हम लोग दिल को समझ लेंगे। आप लोग अभी दिल को समझे नहीं है, आप लोग इस वाले दिल को समझे हैं। इस ससुरा का कोई ठीक नहीं है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पगला होता है, मैट्रिक में कहीं और जाता है, इंटर में कहीं और, ग्रेजुएशन में कहीं और। जब मैट्रिक में रहता है तो उसको लगता है यही दुनिया है, इंटर में जाता है तो बकलोल थे आप। समझ में? जिंदगी के जिन लम्हों में आप रोए होंगे, बड़े होने के बाद उन्हीं लम्हों को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे हम। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप लोग मैट्रिक इंटर पास किए होंगे, कुछ लड़के इंटर में होंगे, कुछ ग्रेजुएशन में होंगे। मैट्रिक में की चीजों को याद करके आप लोग हंसते होंगे। बचपना को कैसे याद करके हंसते हैं कि दूध में पेंसिल का छिलका डाल के रबड़ बनाते थे। तो थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइफ है ये, इसमें लीवर फेफड़ा उपड़ा हमेशा कुछ ना कुछ इसको डिस्टरबेंस होते रहेगा। आगे बढ़े। दिल के कितने चेंबर, कितने चेंबर? शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला लाने के लिए रिसीविंग चेंबर, और फिर छोटा पंपिंग चेंबर। कहां पंप करेगा, फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। क्या फेफड़ा फेंक सकता है ब्लड को? नहीं। वो कहां भेजेगा, रिसीविंग चेंबर। और ये बड़ा पंपिंग चेंबर, अब वो पूरे शरीर में पंप कर दे। तो जितना चेंबर उतना काम। नहीं समझ में आया? कितने चेंबर, कितने चेंबर? फेफड़ा पंप नहीं कर सकता, फेफड़ा पंप नहीं। अच्छा, दिल का कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं, बस रिसीव करो पंप कर दो, रिसीव करो पंप। और कोई उससे ज्यादा काम तो फेफड़ा करता है। रियलिटी में देखिए ना, दिल से ज्यादा काम कौन करता है, फेफड़ा का। वो तो खाली एगो रिसीव किया फेंक दिया, रिसीव किया फेंक दिया। उस समझ ये पिचकारी है, नहीं समझ आया? अब पिचकारी में रंग का काम कौन कर रहा है? फिर देवे ना करेगा तो पिचकारी लेकर करेंगे कुछ। कोरोना में तो दिल तो ठीक है था, क्या दिल खराब हुआ था कोरोना में? किसी का खराब हुआ था? सारा फेफड़ा गया, काम खत्म। यहाँ पे बहुत जरूरी है फेफड़ा, लंग्स। अब बेचारे का कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आएगी नहीं? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? ऑक्सी कार्बोक्सी सब समझ में आ गया? बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा कि नहीं आएगा? ऑक्सीजन आएगा कि एयर आएगा? एयर। इस एयर में ऑक्सीजन की पहचान कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन लेके चला जाएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा पसंद करता है किसे? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को। ये अच्छी गैस नहीं है। अगर आपको ये कंटिन्यूअस मिलते रहेगी CO, तो आपके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाए। ब्रेन को भी ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो सबसे पहले ब्रेन सुस्त होगा, बेहोश होंगे, फिर धीरे धीरे मर जाएंगे। आगे बढ़ जाए। अब यहां से हीमोग्लोबिन लेके चला गया किसको? ऑक्सीजन को। और वो किसको जाएगा? रास्ते में बांटते हुए जाएगा। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। लो माइटोकॉन्ड्रिया सब बांटो बांटो। इसे समझ में आ गया कि नहीं? कैसे PDF बांटते जाता है इसे? हाँ, तो PDF बांटने वाले को समझिएगा हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया कैसे बांटते जाता है इसे? PDF। लो लो लो, आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग लाइसोसोम। लाइसोसोम नहीं, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लड़की गुस्सी आ जाती है सब। अब हम आते हैं कोशिका के अंदर, क्योंकि जो ऑक्सीजन ले गया है हीमोग्लोबिन, अंततः वो किसे में देगा? कोशिका में। पहले कोशिका को देगा तब ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये कोशिका। अब हम कोशिका के सारे अंग नहीं बनाने जाएंगे, राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इतना पढ़ा दिए हम पूरा पहले ही का। हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो आप लोग को नहीं पढ़ाते हैं? अभी बच्चों वाला टॉपिक नहीं लगता है?
हाँ, ये कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली बताए थे आपको किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और ये बताए थे अर्ध पारगम्य होती, इसमें हर एक चीज नहीं जा सकती, लेकिन कुछ कुछ चीज जा सकता। हीमोग्लोबिन जा सकता, ऑक्सीजन जा सकता, CO2 आ सकता है। क्या माइटोकांड्रिया बाहर आ जाएगा? हाँ, कुछ दरवाजा लगा है इसमें, माइटोकांड्रिया वापस नहीं आ पाएगा इसमें। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो गया माइटोकांड्रिया। क्या हो गया? माइटोकांड्रिया। इसमें हीमोग्लोबिन क्या लेके जा रहा है? हीमोग्लोबिन लेके चला गया ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन लेके चला गया इसमें ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो पहले कोशिका में जाएगा ना, उसके बाद कहां जाएगा? पहले कहां जाएगा? कोशिका में ऑक्सीजन घूमने लगेगा। राइबोसोम कहेगा हमारा कोई काम नहीं है। लाइसोसोम कहेगा इधर कहां रहे, तो अपने डर आके भागेगा। किस? लाइसो पगला होता है लाइसोसोम। हाँ हाँ, मार डालेगा, बर्बाद कर देगा ऑक्सीजन को। लाइसोसोम भागे, अरे भाग रे भाई पगला ही। समझ गया? तो कौन उसको बुलाएगा? माइटोकांड्रिया के बुलाने से पहले वो घूम आया है पूरा कोशिका। जैसे ऑक्सीजन आता है किसमें? कोशिका में। क्या आता है? कोशिका में। तो कोशिका में क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव। क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव। क्या भरा हुआ है? तो कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन ऑक्सीजन को देख तो लेता है ना। अब जैसे बारात में आप कोई खाना खाते नहीं है, कोई चीज अगर कोई खाने वाला चीजें पसंद नहीं है तो एटलीस्ट देखते तो है, भी छोड़ते हैं ना, अरे हटाओ यहाँ से, अभी नहीं है, ये हम वाला नहीं खाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? सबकी अलग अलग पसंद है। उसी तरह ये कोशिका द्रव को ऑक्सीजन पसंद नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन को देख लेता है ना, ग्लाइकोलाइसिस चालू कर देता है। क्या चालू कर देता है? क्या चालू करता है? ग्लाइको। तो कोशिका द्रव में दो क्रिया होती है, एटीपी का निर्माण होता है और 4 एटीपी बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? जैसे ऑक्सीजन प्रवेश किया कितने एटीपी बनेंगे? 4 एटीपी। क्या कितने एटीपी? 4 एटीपी। कितने एटीपी? और इसके पास पहले से ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। कैसे पहले से ग्लूकोज है? जब आप खाना खाए थे, याद कीजिए, जब आप खाना खाए थे तो उस खाना को आपको पाचन हुआ था। पाचन के बाद वो छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए एब्जॉर्ब हुआ था। एब्जॉर्ब के बाद लीवर उसे स्टोर कर लिया था और कहाँ मिला लिया था? ब्लड में। लेकिन वह ग्लूकोज डायरेक्ट आपके किसी काम का नहीं है, उसे तोड़कर आपको अपने शरीर के हिसाब से बनाना जरूरी है। तो यहां ग्लूकोज क्या होता है? टूटता है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज क्या होगा? टूटता है। ग्लूकोज टूटता है। क्या है? ग्लूकोज टूटता है। इस क्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। समझा गया कि नहीं? क्या लाइसिस का मतलब होता है टूटना और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। ये टेक्निकल वर्ड है। लाइसिस मतलब टूटना और सिंथेसिस मतलब बन। लाइसिस मतलब, सिंथेसिस मतलब। तो यहां ग्लूकोज टूट रहा है तो हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ग्लूकोज बना कहां से था जी? खाना खाए थे कि नहीं खाए थे? अंततः प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब तोड़ ताड़ के क्या बना दिया गया था? ग्लूकोज। लेकिन वो ग्लूकोज तो खाना वाला ग्लूकोज था, हमारे शरीर में कैसे एडजस्ट होगा? उसको अलग डिजाइन करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज को क्या कर लिया जाएगा? तोड़ दिया। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, बहुत कम जरूरत है लेकिन है ऊर्जा की जरूरत। तो कितने एटीपी बने हैं? इसमें से 2 एटीपी खर्च हो जाएंगे ग्लूकोज को तोड़ने में। किसमें खर्च हो जाएंगे? ग्लूकोज को तोड़ने में। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी खर्च होते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी खर्च? कितने एटीपी? याद रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस में खर्च होने वाले एटीपी 2। अच्छा, था कितना? खर्च कितना हुआ? बच कितना गया? क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी सीडीएस में, ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप कितने एटीपी का लाभ होता है? 2। लाभ का मतलब जैसे आप लोग को बचपन में देखिएगा ना, घर के लोग कहते थे लो 1 किलो आलू लेके आना, 10 रुपया ले जाओ, और पता चला आलू 8 रुपया है, तो 2 रुपये का लाभ। और हम लोग इतने ईमानदार तो थे नहीं जो घर जाके बताएंगे कि 10 का नहीं ना 8 में मिला। वो तो अपना वही हम लोग का संचित निधि होता था। हम लोग का मेन संचित निधि तो वही था। और कभी कभी हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग तो और छाटल थे लोग,
अगर 10 रुपया का आलू है, 10 रुपया किलो, और घर वाले लोग 10 रुपया दिए हैं, तो 3 पाव ले नहीं समझा? 700-800 ग्राम। घर के लोग अगर मिठाई मंगाए हैं तो 1-2 तो रास्ते में साफ कर देता था। हाँ, लेकिन आदमी वो लोग मंगेबे कम करता था, लोग 3-4 पीस। अब उसमें कैसे मारिएगा ना, तो गिन के ना मंगाएगा। पहले आदमी के घर में मेहमान आता था तो हम लोग इंतजार करते थे कब जाएगा, बचल है सब। कुछ जो आता था मेहमान ना, पूरा सधा के जाता था, बड़ी आदमी घुस जाता था। मेहमान के तो बस 2 चीज का इंतजार रहता था, बचल नाश्ता और जाने के टाइम पैसा। और कोई इतना खचरा था, नाश्तो सधा देता था और जाने के टाइम पैसों नहीं देता था। और ना तो कहता था मन लगा के पढ़ाई करना, बदमाशी ने मन में आता था जाइए ना, आपको पढ़ाई करना यार। आए ना नाश्ता छोड़े ना पैसा दियो। वैसे स्कूल के टीचर कम डांटते हैं पढ़ने के लिए। पहले से पढ़ाई बोझ लगता था, समझे में नहीं आता था पढ़ का लिए रहा आदमी। हम लोग 5-6 में पढ़ते तो लगता था कि 15-16 तक पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। बाद में पता चला कि 12 के बाद तो संख्या खत्म हो जाता है। ऐसे 12 के बाद 13 कहाँ आता है, ग्रेजुएशन हो जाता है। तो बताइए कितने एटीपी का लाभ हुआ, कितने एटीपी बच गए? 4 में 2 खर्च हुआ, 2 बच। ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है। क्या कहलाती है? तो ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप एक ग्लूकोज 2 पाइरुविक एसिड में टूटता है। किसमें टूटता है? पाइरुविक एसिड। एक ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो कितने पाइरुविक एसिड? ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप कितने, देखिए टूटता नहीं है, बनता है। यहां पाइरुविक एसिड बनता है। कितने पाइरुविक एसिड? कितने पाइरुविक एसिड बताइए? ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप कितने पाइरुविक एसिड? 2। ये वो ग्लूकोज है जो खाना खाने में था, हमारे शरीर वाला नहीं है। ये जो हम भोजन में किए हैं उस ग्लूकोज में एटीपी की कमी होती है। हम लोग जो ग्लूकोज चाहिए उसमें 38 एटीपी चाहिए। उसमें कितने एटीपी चाहिए? 38। और ये ग्लूकोज हमने क्या किया? खाना खाने में खाया। जैसे हम खाना खाए थे तो कहाँ गया था? ग्रास नली, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारा पाचन हो गया। लीवर ले लिया था, ब्लड में मिला दिया था और चला आया था कहाँ पे? कोशिकाओं के पास। कहाँ गया था? कोशिकाओं के पास आ गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? और इस ग्लूकोज के, ये क्या चीज आ गया जी? आगे बढ़े, चलिए ध्यान से समझते हैं। तो पाइरुविक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप क्या बनेगा? कितने पाइरुविक एसिड? कितने एटीपी का लाभ? कितने एटीपी बने थे? क्या कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की जरूरत होती है? कोशिका द्रव में क्या ऑक्सी श्वसन होता है कि अनऑक्सी? अनऑक्सी। क्या होता है? अनऑक्सी। ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं। यहाँ कितने एटीपी बनते हैं? 4। कितने एटीपी खर्च होते हैं? कितने एटीपी का लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप कितने पाइरुविक एसिड? 2। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में होती है कि माइटोकांड्रिया में? हाँ, कोशिका द्रव में। अभी माइटोकांड्रिया में गए कहाँ हैं लोग? क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? कोशिका द्रव में। अब देखिए यहां क्या बन गया है? पाइरुविक एसिड। कितने पाइरुविक एसिड? और साथ में कौन ले आ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी साथ में प्रवेश कर गया। मेरी ओर ध्यान से समझिए। ये पाइरुविक एसिड कहां जाएगा? ये भी पाइरुविक एसिड। आइए ऑक्सीजन भी कहां जाएगा? माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया में पाइरुविक एसिड कितना पहुंचा? 2। पाइरुविक एसिड पहुंचा 2। ऑक्सीजन पहुंचा, मतलब ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन गैस है, उसमें संख्या में थोड़ी गिनेंगे उसे। ऑक्सीजन पहुंचा और कौन पहुंचा? पाइरुविक एसिड। अब यहां ऑक्सीजन पाइरुविक एसिड को तोड़ना चालू करेगा। क्या करेगा? तोड़ना चालू करेगा माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया भी कहेगा तोड़ो इसको, तोड़ इसको। तो पाइरुविक एसिड को क्या किया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। तो बताइए पाइरुविक एसिड कहां टूटता है? ग्लूकोज कहां टूटता है? कोशिका द्रव। ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा, अब पाइरुविक एसिड टूटेगा। माइटोकांड्रिया में जो पाइरुविक एसिड टूटता है किस गैस की उपस्थिति में? इस टूटने की क्रिया की सबसे पहली खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था, अतः इसका नाम रख दिया क्रेब्स साइकिल। क्या नाम रख दिया? क्रेब्स। तो बताइए पाइरुविक एसिड टूटने की खोज सबसे पहले किसने किया? किसने? क्रेब्स। नाम क्या रख दिया? क्रेब्स साइकिल। क्या नाम रख दिया? क्रेब्स।
बताइए क्रैब साइकिल कहाँ चलता है? हाँ, माइटोकांड्रियम। ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? माइटोकांड्रियम। ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन ग्लाइकोलाइसिस कोशिका, 4 एटीपी का निर्माण कोशिका। अनऑक्सी श्वसन कितने एटीपी बनते हैं? 6। कितने खर्च होते हैं? 2। एटीपी का लाभ होता है 2। पायरुविक एसिड कहाँ प्रवेश करते हैं? माइटोकांड्रियम। ऑक्सीजन कहाँ प्रवेश करते हैं? क्रैब साइकिल के फलस्वरूप कौन सा चीज टूटता है? पायरुविक एसिड। क्या टूटता है? पायरुविक। हर एक पायरुविक एसिड में 18 एटीपी होते हैं। ओ, ये कस्टमर समझे में नहीं आ रहा है, कस्टमर था कि वेरीफाइड भी कभी कभी कर देता है, जरूरी रहता है। आगे बढ़े बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए पायरुविक एसिड कहां टूटता है? हाँ, एक पायरुविक एसिड में 18 एटीपी होते हैं। कितने एटीपी? तो पायरुविक एसिड क्या कोशिका द्रव में टूट सकता है? यहां टूटेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के टूटने से कितने पायरुविक एसिड? 2। ये पायरुविक एसिड कहां जाएगा? माइटोकांड्रियम। अब पायरुविक एसिड कहां टूटेगा? माइटोकांड्रियम। एक पायरुविक एसिड में कितने एटीपी? तो दूसरे पायरुविक एसिड में भी कितने एटीपी? 18 एटीपी। दोनों को जोड़िएगा 36 एटीपी। माइटोकांड्रिया में कितने एटीपी? 36। माइटोकांड्रिया में 36। ऊर्जा ही नहीं बनेगा, ऊर्जा बनेगा ही नहीं बनेगा। रीजन क्या है कि 36 एटीपी जो बनाए हो तो ऑलरेडी पायरुविक एसिड में था ही। आपको जब तक 38 एटीपी नहीं होगा तब तक ऊर्जा बनेगा ही नहीं, वह ऊर्जा बनेगा नहीं। याद कीजिए कोशिका द्रव में 4 एटीपी में 2 ही एटीपी खर्च हुआ, 2 एटीपी का लाभ हुआ था। तो यहां पर क्या होगा? प्लस 2 एटीपी। कितने एटीपी? अब 38 एटीपी मिलकर क्या बनाता है? एक ग्लूकोज बनाता है। और इसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। इस ग्लूकोज से क्या मिलती है? ऊर्जा। 38 एटीपी मिलके कितने ग्लूकोज? एक ग्लूकोज। 38 एटीपी मिलके कितने ग्लूकोज? तो बताइए ऊर्जा फाइनली कहां बना? हाँ, माइटोकांड्रिया। तो कोशिका के अंदर दो क्रिया हुई, एक कोशिका द्रव में, एक माइटोकांड्रियम। कोशिका द्रव में क्या ऑक्सीजन का काम है? नहीं। क्या ऑक्सी श्वसन की अनऑक्सी? अनऑक्सी। कितने एटीपी? 4। यह 4 एटीपी कौन सा काम करते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप कितने एटीपी? 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। कितने एटीपी खर्च होते हैं? 2। कितने एटीपी का लाभ होता है? 2। अब बचा हुआ 2 पायरुविक एसिड कहां जाता है? ऑक्सीजन भी कहां जाता है? तो माइटोकांड्रिया में ऑक्सी श्वसन की अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप क्या टूटता है? पायरुविक एसिड। क्या टूटेगा? एक पायरुविक एसिड में कितने एटीपी? हाँ, 18। तो 2 से मिलके 6 और 2 बचा हुआ एटीपी मिलके 38। और यह 38 एटीपी मिलके क्या बनाता है? ऊर्जा। हाँ, ग्लूकोज। एक ग्लूकोज बना देता है। और एक ग्लूकोज से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है?
4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और हमें दिन भर समय बिताने के लिए कम से कम 2500 किलो कैलोरी चाहिए। कितना चाहिए? 2500 किलो कैलोरी चाहिए, यानी 2500 किलो कैलोरी चाहिए। ये कितना कैलोरी बना रहा है? 4, लगभग 4, सीधे बताइए ना, 4 किलो कैलोरी। यानी जब तक सांस चलेगी हमें ऊर्जा मिलते रहे, जब तक सांस चलेगी ऊर्जा मिले। हर सांस में कितने एटीपी ऊर्जा बन रहा है कि नहीं? अच्छा, ये तो एक ही ठो कोशिका बनाया, क्या कोशिकाओं की कमी है? एक को माइटोकांड्रिया है, करोड़ों करोड़ों क्या है सब माइटोकांड्रिया, करोड़ों माइटोकांड्रिया। उसमें से तो बहुत सारी एनर्जी आंतरिक क्रियाओं में खर्च होती है। दिल को धड़कने के लिए ऊर्जा चाहिए, पेट को पचाने के लिए, आंख को देखने के लिए। नहीं तो आपके मोबाइल का चार्ज 5% से नीचे जाता है तो फ्लैश लाइट नहीं जलता है, जलता है? हम लोग का ही फ्लैश लाइट हुआ का सुने क्या? भूख लगल है तो नोटिफिकेशन आ रहा है, भूख लगी है आंख कम खुलेंगे, होता है क्या ऐसा? तो जरूरी नहीं कि जो आप ऊर्जा सोच रहे हैं कि काम करने में ही, आप सोए भी रहते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा खर्च होती है। आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, इंटरनल सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो आपके शरीर द्वारा बनाई गई अधिकांश ऊर्जा आपके आंतरिक कार्यों में ही खर्च हो जाती है। वो 10 से 20% काम में आप बाहर से खर्च करते हैं। कोई लकड़ी चीर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, ये बाहर वाले में उतना नहीं, सारा तो अंदर ही खत्म हो जाता है। नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। तो कोशिका में होने वाला श्वसन समझ में आ गया? श्वसन 2 जगह होता है, एक फेफड़ा में, जिसे बच्चों वाला श्वसन कहते हैं। छोटा बच्चा रहेगा ना, जिसको अभी बायोलॉजी का ब नहीं आ रहा है, तो उसको लगेगा सांस लेने का काम फेफड़ा का है। अब समझ में आ गया एक कोनो काम ना है। फेफड़ा का कौन सा काम है फेफड़ा का जी? बस इकट्ठा कर लेना, हीमोग्लोबिन को मिला देना, ले 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 ले, समझ में आ गया कि ऑक्सीजन ले। ये कहाँ जाएगा? दिल के पास। कहेगा चाचा ढकेल दियो, तो खींचेगा उसको, दिल धड़ाक से फेंकेगा। अब फिर कहाँ जाएगा? कोशिका। इसलिए जीवन का आधार कोशिका को कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? लोग ऐसे दिल, गुर्दा, फेफड़ा ये टेम्पोररी वाले हैं सब यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोशिका कितना ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो ऐसे लगता है दिल बहुत, दिल है कौन, धड़क के चला गया। नहीं समझे? फेफड़ा क्या किया? हवा लिया, हीमोग्लोबिन ले। ब्लड और कोशिका सबसे जरूरी है, ब्लड और कोशिका सबसे जरूरी। ब्लड रहेगा तो सब कुछ है, उसी में प्लेटलेट है, हीमोग्लोबिन है। और कोशिका रहेगा तो उसमें सब है, माइटोकांड्रिया। तो शरीर में सबसे जरूरी अगर कुछ है तो ब्लड और कोशिका। इसलिए हीमोग्लोबिन का लेवल गिरता है तो लोग मर जाते हैं। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो उसको बहुत चक्कर आएगा। हालांकि हीमोग्लोबिन के बारे में ब्लड में पढ़ेंगे कि थकान क्यों होता है। कई ठो को देखिएगा ना, पढ़ाई के टाइम पे जैसे पढ़ने बैठेगा ना, तकिया को 3 बार मोड़ के टेक लगाएगा फिर पढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? सुस्त रहेगा, यहाँ पे मन नहीं लगेगा, पूरा दहिया दुखाएगा, अपने से हाथ गोड़ दबाएगा, इसे इसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमेशा उसको अब पढ़ने बैठेगा तो खाली पन्ना पलटेगा, इसको इतना दिन में पढ़ लेना, इसको इतना दिन में छोड़ो, बाद में पढ़ दो, यहाँ पर चाय पी के आते हैं होता है कि नहीं? सब वह बीमारी वाला ही है सब। तुम लोग किसी को दिक्कत है तो बताइए। श्वसन समझ में आ रहा है? श्वसन कितने टाइप से? 2 टाइप। श्वसन कितने टाइप से? 2 टाइप से। एक होता है फेफड़ा में, एक होता है कोशिका में। एक होता है फेफड़ा में, एक होता है कोशिका। फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन, और कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन। कौन श्वसन? आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? कोशिका में। क्या होता है? कोशिका में। और बाह्य श्वसन फेफड़ा में। बाह्य श्वसन का मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन कलेक्शन, इसका मुख्य उद्देश्य। और कोई उद्देश्य है तो बताइए। फेफड़ा में दूसरा कोई काम है तो बताइए? फेफड़ा का कोई काम नहीं। ऑक्सीजन को इकट्ठा करके ब्लड में ऑक्सीजन मिला देना। ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाने की क्रिया ब्लड का शुद्धिकरण कहलाता है। ब्लड को छानने का काम किडनी का। और कोई काम है इसका? और कोशिकीय श्वसन का काम ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा निर्माण। दोनों श्वसन समझ में आ गया कि नहीं? किताब में पढ़िएगा ना तो पहले ही लिख देगा ये बतिया, एकदम पहले ही लिख दिया ये बतिया, लड़का के दिमाग के ऊपर से जाएगा। कोशिकीय श्वसन 2 टाइप का, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन। पगला गया वही में। समझ में आ गया? किताबों में पगला जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग भी। हम लोग मैथ होते लिए होता है, हमारा बीएससी में था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ।
इधर आप लोग के लिए 1 ऑनर्स होता है, बाकी सब्सिडरी में रहता है। हम लोग में 3 ऑनर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीएस सब्सिडरी में। हिंदी इंग्लिश हम लोग में नहीं होता है। ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश हम लोग ने किए थे। अब पता नहीं क्या हम लोग के ज़माने में अलग था। हम लोग के समय इंटर फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर का तो एग्जाम ही नहीं होता था। आप लोग में भी नहीं होता है, लेकिन फिर फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। हम लोग में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इन दोनों का 1 बार पूछता था। 2 साल का सिलेबस 1 बार में पूछता था, और जो मैक्सिमम नंबर होता था वो 3 नंबर के सवाल होता, 2.5 नंबर या 3 नंबर का। सबसे बड़ा वही सवाल होता था, 2.5 नंबर का। अब 2 साल के सिलेबस को आपको एक एग्जाम में पूछना है, तो आपको पूरे सिलेबस को टच करना है। तो फिर आप सोचिएगा, एक लिख देगा कि कूलाम के नियम को सत्यापित कीजिए, F बराबर 1/4πε0 Q/r, Q1 Q2/r²। इसको सत्यापित करने में अब उसी में दे देगा 10 नंबर। तो कहां से 100 में से 30 नंबर प्रैक्टिकल के लिए, तो 70 नंबर में अगर आपको 2 साल का सिलेबस हटाना है, 1 नंबर 2 नंबर मैक्सिमम 3 नंबर के आते थे सब। आजकल क्या हो गया ना, काफी सहूलियतें दे दी गई हैं लड़कों को, और यही बड़ा गड़बड़ चीज है। हम लोग के समय जो लड़का इंटर में साइंस ले लेता था तो टेंशन रहता था, अगर सीरियस है तब। आज जो सीरियस नहीं है उससे पहले ही सोच लेता था फर्स्ट ईयर में कि फेल हो जी तुम। फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड था हम तो ना बचता कोनो इलाज ना है। हाँ, हम लोग को टीचर क्या सीनियर भी ये समझाते थे, थोड़ा सा भी लड़खड़ा गए ना तो ये हम टीचर लोग का सीधा कहना था इंटर में, ये 2 साल जो है ना, ये पोलियो के उस 2 बूंद की तरह है, जो नहीं पिएगा लाइफ टाइम पछताएगा। लेकिन अब तो रद्द कर 1 साल का 1 ड्रॉप कर दिया। और उसमें ऑब्जेक्टिव कर दिया। ऑब्जेक्टिव का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कों को नकल करा के पास कराए। जैसे 40 का 3, 5वां का B, 6वां का D, हो गया लड़का पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग का 14, हम लोग का बहुत लगभग 50-51% के आसपास था हम लोग का ग्रेजुएशन में, इससे ज्यादा था ही नहीं। आज किसी को 50-51% मिल जाएगा तो कहेगा बहुत खराब आ गया। हाँ, हम लोग में 60-65 पे तो यूनिवर्सिटी टॉप हो जाता था। 60-65 पे तो यूनिवर्सिटी टॉप हो जाएगा। अभी क्या है ना कि कोनो पर 60% पा जाता है, बड़ा अजीब लगता है। उन सबको सर्टिफिकेट के हिसाब से हम लोग अपने आप को अजीब समझते हैं, यार ये सब तो बहुत तेज है। सब बाद में समझ में आता है कि तेज नहीं है, सब इसको तेज बनाया गया है। बताइए, बाह्य श्वसन समझ में आ रहा है? आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन में अंतर समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, इनका कहना है कि माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाता है, तो ऊर्जा स्टोर भी रहता है। ऊर्जा क्या रहता है? स्टोर भी रहता है। इनका कहना है कि 10 मिनट हम सांस नहीं लेंगे तो सोचा मर काहे जाते हैं। 10 दिन हम 2 दिन नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्जा स्टोर रहती है। लेकिन हम अगर सांस लेना छोड़ेंगे तो मर क्यों जाते हैं? बहुत सारा चीज है। ब्रेन जो है ना स्टोर नहीं करता है, इसको डेली कमाएगा, डेली खाएगा। मतलब समझ में आ रहा है? सांस लेंगे तो यहाँ ब्लड जाएगा, ये ब्लड से ये पगला जाएगा यहाँ पे। इसलिए सांस अगर कम भी हुआ ना, सांस लेना तो छोड़ना तो बहुत दूर है, अगर हवा की मात्रा कम भी हुई ना तो ब्रेन डेली कमाने खाने वाला स्टोरेज का। यहाँ हम स्टोर करेंगे, पढ़ाई लिखाई वाला चीज स्टोर करेंगे कि ऊर्जा बैठ के स्टोर करेंगे? स्टोरे नहीं करता। स्टोर करता तो यो मोटाता। कभी देखेंगे किसी का खोपड़ी मोटा रहा है, शरीर मोटाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये आपका ऊर्जा अगर इसको कंटिन्यूअस नहीं आएगा, ये काम करना छोड़ेगा। तो कहीं कहीं आपको बहुत ज्यादा उमस होती है, या गाड़ी 4 व्हीलर ट्रेन वगैरह में किसी किसी को ऑक्सीजन कम आता है तो उसका दिमाग काम करना छोड़ता है, तो उसको पहले चक्कर आना चालू हो गया। यहाँ पर देखते हैं देहात में लोग कहते हैं फीट मार दिया, होता है यहाँ पे, हो जाता है। आंतरिक श्वसन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? श्वसन कितने टाइप का? ऑक्सीजन कलेक्शन की क्रिया कहाँ होती है? फेफड़ा में। उसे कौन सा श्वसन? बाह्य। और ये वाला आंतरिक। ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा निर्माण। सांस लेने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऊर्जा निर्माण। क्या कहा? ऊर्जा। नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियली, ब्लड, हीमोग्लोबिन, कोशिका द्रव, माइटोकांड्रिया। मेन यही है ऑक्सीजन का रास्ता। समझ में आ गया? क्योंकि ब्लड गया, अब ब्लड में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बाद कोशिका द्रव, और कोशिका द्रव का माइटोकांड्रिया।
समझ में आ गया कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया जब क्रेब साइकिल चलाता है तो किसका यूज करता है? ऑक्सीजन। और क्रेब साइकिल के फलस्वरूप कौन सी गैस छोड़ता है? CO2। और हीमोग्लोबिन इस CO2 को लेके कहां जाती है? बाहर। समझ में आ गया कि नहीं? दोबारा रास्ता बताइए। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, फ्लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियली, ब्लड, हीमोग्लोबिन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके आधा रास्ते को बाह्य श्वसन, जब तक ब्लड में नहीं मिला है बाह्य श्वसन, ब्लड में मिलते आंतरिक श्वसन। कोशिका द्रव मतलब ये जो पायरुविक एसिड को अंदर कौन ले जाता है? हाँ 36 बन गया, जो बच गया 2 ATP यहाँ पे, यही ना? ये ऑटोमेटिक अर्ध पारगम में होता है। क्या होता है? अर्ध पारगम। जिसको जिसकी जरूरत है उधर वो ऑटोमेटिक चला जाता है। यहाँ पर समझना कि अर्ध पारगम में होता है, बताया ना आपको। सेमी परमेबल मतलब हर चीज नहीं जा सकता, कुछ चीज जाएगा कुछ चीज नहीं जाएगा, उसी को करते हैं अर्ध पारगम। जैसे आप आटा चालते हैं ना तो चलनी अर्ध पारगम में होता है, आटा चल जाएगा चोकर नहीं जाए। तो कोई बहुत बड़ा मेहनत है, कोई दिमाग लगाना है नहीं, बस फिल्ट्रेशन करते रहिए, चला जाएगा यहाँ पे, बस वैसे ही चल जाएगा। ये ATP जाएगा राइबोसोम के पास तो इसमें ऑटिए नहीं पाएगा। इसका मच्छरदानी का साइज छोटा है, इधर का लिए आ रहा है, इधर का लिए आ रहा है, आटे का कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। हम लोगों को क्या मिल जाएगा? ऊर्जा मिल जाए। क्या मिल जाएगा? ऊर्जा। आंतरिक श्वसन समझ में आ गया? श्वसन से अगर क्वेश्चन पूछना होगा और अगर क्वेश्चन को टफ करना होगा तो कभी भी आपसे ना पूछेगा तो आंतरिक श्वसन पूछेगा, और अगर श्वसन से क्वेश्चन पूछना है और इजी पूछना है तो बाह्य श्वसन से पूछेगा। फेफड़ा में हवा कहाँ रहता है? तो एल्वियली में। फेफड़ा से ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। CO2 को कौन छोड़ता है? हीमोग्लोबिन। बाहर सांस ढकेलने में कौन मदद करता है? तो डायफ्राम। बच्चों वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? बाह्य श्वसन। और टफ बनाना है तो आंतरिक। किसे? आंतरिक। आप ही लोग को क्वेश्चन सेट करना रहेगा। तो अगर आप लोग बताइए, अगर आपको क्वेश्चन सेट करना है एक UPSC के लिए और एक नॉर्मल SSC के लिए, और चैप्टर दे दिया गया श्वसन, तो UPSC वाले में कौन डालिएगा? और SSC वाले में? समझ में गए? रेलवे वाले में मानव में कितने फेफड़े? 2। रेलवे का भी साइंस का क्वेश्चन अच्छा होता है, न्यूमेरिकल वगैरह अच्छा होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास आपको मंडे को समझा देंगे। हाँ।